हे सुपर फैंस, वेलकम टू अनदर एपिसोड। एंड इस एपिसोड में मैं मून नाइट के फर्स्ट एपिसोड की 16 हिडन डिटेल्स को पॉइंट आउट करूंगा जो कि मैक्सिमम लोगों ने रेगुलर स्पीड पर मिस कर दी होंगी। और नहीं, ये मून नाइट एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें इस सीरीज के विलन का शॉट दिखाया जाता है जिसका नाम आर्थर हैरो था। एंड इस सीन में हमें कॉमिक्स की रेफरेंस दी गई है क्योंकि कॉमिक्स में आर्थर हैरो एक डॉक्टर होता है जिसको पेन थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज मिलना था, पर वो अपनी इस थ्योरी की टेस्टिंग के लिए इंसानों को अपना सैंपल बनाता था। तो यहाँ हमें इसी पेन का एक रेफरेंस दिया गया है जब वो ग्लास को तोड़कर अपने शूज़ में डालता है। एंड यहाँ एक और नोटिस करने वाली बात ये है कि इसकी स्टिक जो थी उस पर क्रोकोडाइल का हेड बना हुआ था जो इजिप्शियन गॉड एमिट और उसके जजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एंड आर्थर के शूज़ का जो डिज़ाइन है वो एक क्रोकोडाइल या एलिगेटर की स्किन के जैसा है, जैसे उनकी स्किन पर स्केल्स होते हैं ठीक वैसे ही। और अगर मार्वल ने ये इंटेंशनली करी है तो ये एक बहुत अच्छी फोरशैडोइंग थी। देन इस सीन में हमें मार्क स्पेक्टर की डेथ को लेकर एक रेफरेंस मिलती है जब स्टीवन उस बच्ची को आफ्टर लाइफ के बारे में बता रहा होता है जिसको इजिप्शियन माइथोलॉजी में फील्ड ऑफ रीड्स बोलते हैं। और वो उससे पूछती है कि फील्ड ऑफ रीड्स उसके लिए कैसा था। वेल, यहाँ अगर कॉमिक्स के हिसाब से देखें तो कॉमिक्स में मार्क स्पेक्टर खॉन्शू के स्टैचू के सामने मर जाता है और उसके बाद खॉन्शू उसे दूसरी लाइफ देता है, पर शर्त ये होती है कि इस लाइफ में मार्क को मून नाइट बनकर खॉन्शू को सर्व करना पड़ेगा। वेल, अब शो में मार्क का पर्सपेक्टिव ना दिखाने की वजह से हमें अभी तक इसकी ओरिजिन स्टोरी देखने के लिए नहीं मिली। तो ऐसा भी हो सकता है कि एमसीयू में ये मार्क की ओरिजिन स्टोरी चेंज कर दें, ठीक वैसे ही जैसे इन्होंने स्टीवन ग्रांट का कैरेक्टर चेंज कर दिया। बट यस, ये काफ़ी अच्छा नॉट था इसकी ओरिजिन स्टोरी पर। वेल, ये डिटेल काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मैंने नॉर्मल स्पीड पर 3 बार मिस कर दी। एंड अगर हम इस सीन को ध्यान से देखें तो यहाँ बैकग्राउंड में एक रेस्टोरेंट का नाम एटलांटिस है। एंड ये नेमार को लेकर एक ईस्टर एग है क्योंकि कॉमिक्स में एक्चुअली नेमार के किंगडम का नाम एटलांटिस होता है। एंड ऐसा एक ईस्टर एग नहीं है, बल्कि इस सीन में भी हमें 2 बुक्स दिखती हैं जिनमें से सबसे पहली होती है एसगार्ड को लेकर और दूसरी होती है हिस्ट्री ऑफ वकांडा की। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिन भी कैरेक्टर्स के ईस्टर एग इस एपिसोड में दिखाए गए हैं वो सभी किसी न किसी प्रोजेक्ट में अपीयर होने वाले हैं इस साल। ओके, तो अब खॉन्शू के अलावा एमिट एक ऐसी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है जो इस सीरीज की मेन एंटागोनिस्ट हो सकती है और वो अपना मोटिव आर्थर हैरो के थ्रू पूरा करवाएगी। वेल, हमें ये लग रहा था कि एमिट के बारे में सबसे पहले आर्थर हैरो बताता है, पर नहीं। स्टीवन ने यहाँ पर सबसे पहले एमिट के जजमेंट प्रोसीजर के बारे में बताया था जब वो उस बच्ची को आफ्टर लाइफ के बारे में बता रहा होता है। और बेसिकली हार्ट के अलावा सारे ऑर्गन्स इसलिए निकाल लिए जाते थे क्योंकि इजिप्शियन मिथोलॉजी में एन्यूबिस का जो तराजू था उस पर वो एक साइड मरे हुए इंसान का हार्ट रखता था और दूसरी साइड ऑस्ट्रिच का फेदर। एंड अगर हार्ट का वेट फेदर से ज्यादा होता था तो वो इंसान बुरा होता था एंड एमिट उसका हार्ट खा जाती थी। एंड अगर उस इंसान ने कोई भी बुरा काम नहीं किया होता तो उसका हार्ट फेदर से भी लाइट होता था। इसके बाद हमें डोना नाम की कैरेक्टर दिखती है जो कॉमिक्स के हिसाब से डोना क्राफ्ट होगी एंड कॉमिक्स में ये मार्क स्पेक्टर की पब्लिसिस्ट होती है। फिर पूरे एपिसोड में हमें एनियाड वर्ड बहुत ज़्यादा सुनाई दिया था। तो बेसिकली एनियाड 9 इजिप्शियन गॉड्स का एक ग्रुप होता है, पर जब मार्क इस ग्रुप का पोस्टर देखता है तो वहाँ 9 नहीं बल्कि 7 गॉड्स होते हैं और 2 गॉड्स का मेंशन कहीं पर भी नहीं होता। वेल, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये दोनों गॉड्स एमिट और खॉन्शू होंगे जिनकी स्टोरी हमें इस शो में दिखाई जाएगी। देन अपनी शिफ्ट खत्म करके स्टीवन जब म्यूजियम से बाहर जाता है तो वहाँ वो एक स्टैचू से बातें कर रहा होता है। अब ये आदमी कौन था ये हमें पूरे एपिसोड में पता नहीं चलता, लेकिन इस एपिसोड के क्रेडिट्स में इसका नाम क्रॉली बताया गया है। तो देखो, कॉमिक्स में क्रॉली नाम का एक कैरेक्टर होता है बर्ट्रैंड क्रॉली, जो कि एक होमलेस गाय था और ये मार्क स्पेक्टर का इन्फॉर्मेंट होता है और दुनिया जमाने में क्या चल रहा है वो सारी खबर ये मार्क को बताता है। और स्टीवन इससे बात कर रहा था, मतलब एक स्टैचू से बात कर रहा था। तो हो सकता है ये भी एक कॉमिक्स की रेफरेंस हो जहां वो खॉन्शू से उसके स्टैचू के थ्रू कम्युनिकेट करता है। वेल, इसी सीन में एक बहुत अच्छा सा ईस्टर एग भी है। अगर आप यहाँ जूम करके देखो तो यहाँ मार्वल ने डायरेक्ट मून नाइट को प्ले करने वाले एक्टर यानी ऑस्कर आइजैक का नेम ड्रॉप कर रखा है। इसके बाद वो कार चेज वाला सीन आता है जो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। एंड जब हमने ये सीन ट्रेलर में देखा था तो वहाँ हमें ये नाम दिखा था जिसको हम वॉन डूम समझ रहे थे, जो कि डॉक्टर डूम का नाम है।
पर यहाँ ये चीज़ भी क्लियर हो गई क्योंकि इसका पूरा नाम वॉन डोरलमैन है। एंड इसके बाद की जो डिटेल है वो मुझे पूरे एपिसोड में सबसे बेस्ट डिटेल लगी, क्योंकि यहाँ जब स्टीवन मोटरोला वाला फ़ोन चेक कर रहा होता है तो पूरी लिस्ट में बस लाइला का नाम था। अब देखो, मेरे हिसाब से लाइला जो कैरेक्टर है वो बेसिकली मार्लिन एलरॉन ही होगी। अब देखो, मार्लिन मार्क स्पेक्टर की लव इंटरेस्ट होती है और आगे चल के उसकी वाइफ बनती है। पर इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ हमें लाइला के अलावा एक और नाम दिखता है, डुचैम्प का। तो बेसिकली डुचैम्प का पूरा नाम जीन पॉल डुचैम्प होता है और कॉमिक्स में ये मार्क स्पेक्टर का दोस्त था और उसके हर मिशन में उसके साथ जाता था और ज्यादातर ये मार्क का मून शेप्ड जेट उड़ाते हुए दिखता है एंड इसका निकनेम फ्रेंची होता है। एंड पर्सनली मुझे ये कैरेक्टर काफ़ी अच्छा लगा था कॉमिक्स में, तो अगले कुछ एपिसोड्स में हमें इसकी अपीयरेंस भी दिख सकती है। फिर अगर हम इस सीन पर ध्यान दें तो यहाँ स्टीवन की मार्क वाली पर्सनालिटी उससे मिरर के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। एंड इस सीन को देखकर मेरे दिमाग में सबसे पहले नॉर्मन ऑसबॉर्न और गॉब्लिन वाला सीन आया था और हो सकता है कि इस सीन की रेफरेंस उसी सीन से ली गई हो। इसके बाद बात करते हैं आर्थर और स्टीवन की कम्युनिकेशन पर। और इस शो में एमसीयू की कंटिन्यूटी बिल्कुल भी नहीं है, वो चीज़ हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है। बेसिकली आर्थर यहाँ पर ये बता रहा होता है कि अगर एमिट अभी अर्थ पर होती तो वो पॉल पॉट और हिटलर जैसे कांड होने ही नहीं देती। मतलब दुनिया में जितने भी गलत काम हुए हैं वो सब एमिट रोक लेती। पर यहाँ एक डिटेल ये है कि इतने एग्जाम्पल्स देते हुए आर्थर ने एक बार भी थैनोस को मेंशन नहीं करा और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है क्योंकि एमसीयू में थैनोस सबसे बड़ा थ्रेट था अर्थ के लिए। तो इस चीज़ को लेकर मेरी ये थ्योरी है कि या तो हो सकता है आर्थर थैनोस के डिसीजंस को सही मानता होगा और इसलिए उसने थैनोस को नेगेटिव कैटेगरी में मेंशन नहीं किया, या फिर सिंपली मून नाइट में एमसीयू की कंटिन्यूटी नहीं दिखानी थी इसीलिए थैनोस का मेंशन नहीं किया गया। ओके, तो ये डिटेल आई थिंक सब ने नोटिस कर ली होगी एंड 0.25x स्पीड से इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हमें अवतार मूवी और एनिमे को लेकर एक छोटा सा ईस्टर एग दिया गया है एंड अवतार और एवेंजर्स एंड गेम में बॉक्स ऑफिस पर टॉप पर रहने का कंपटीशन भी चल रहा था, तो शायद उसका एक छोटा सा रेफरेंस हमें यहाँ दिखाया है मार्वल ने। ओके, अब ये वाली डिटेल आई थिंक पूरे एपिसोड में चलने वाली सबसे लॉन्गेस्ट डिटेल होगी। मैं बात कर रहा हूँ एपिसोड में मिरर्स और रिफ्लेक्शंस के यूज का। देखो, हमें पूरे एपिसोड में स्टीवन की 2 या 3 रिफ्लेक्शंस दिखाई गई हैं जो कि इसकी 3 अलग अलग पर्सनालिटीज के रेफरेंस के लिए था, जिनमें से 2 मेजर पर्सनालिटीज थी, मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रांट। एंड जहाँ तक बात है कि थर्ड पर्सनालिटी जेक लॉकली की होगी या फिर मून नाइट की, तो इस पूरे एपिसोड में हमें जेक लॉकली से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिखाया गया और मुझे ये लगता है कि इस सीरीज में हमें जेक कभी दिखेगा भी नहीं। तो हाँ, इसकी थर्ड रिफ्लेक्शन मून नाइट को रिप्रेजेंट करती है, पर एक सीन में हमें इसकी 4 रिफ्लेक्शंस दिखाई गई थी और नहीं, फोर्थ रिफ्लेक्शन भी जेक लॉकली की नहीं बल्कि मिस्टर नाइट की थी, जिसका लुक ऑफिशियल पोस्टर्स में रिलीज हो चुका है एंड कॉमिक्स में इसकी सारी पर्सनालिटीज में से मिस्टर नाइट की पर्सनालिटी फैन फेवरेट है। अब तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो इसकी इस पर्सनालिटी को देखने के लिए मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। एंड फाइनली बात करते हैं इस एपिसोड की लास्ट डिटेल पर। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ स्टीवन अपनी बॉडी मार्क को सरेंडर कर रहा था और जब वो मून नाइट में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है तो पीछे बैकग्राउंड में कुछ प्रोजेक्शंस होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये जो एंटिटी है वो हो सकता है खॉन्शू हो, जो कि काफी ज्यादा पॉसिबल भी है। पर अगर हम राइट साइड में देखें तो ये एंटिटी मुझे इसके कैरेक्टर और कॉमिक से रिलेटेड नहीं लगी। अगर हम इसे थोड़ा ध्यान से देखें तो ये एक बर्ड टाइप फेस लेकर खड़ा हुआ है और इजिप्शियन माइथोलॉजी में इस गॉड को जेब बोला जाता है, जो बेसिकली अर्थ का गॉड होता है और इस प्लैनेट का फिजिकल सपोर्ट होता है। तो हो सकता है ये एनियाड ग्रुप के मेंबर को लेकर एक बहुत अच्छा ईस्टर एग हो। अब अगर मैं बात करूं अपने ओपिनियन की तो ये एपिसोड बहुत बढ़िया था और काफी ज्यादा यूनिक था बाकी सभी एमसीयू सीरीज से। एंड इस एपिसोड में हॉरर एलिमेंट्स भी काफी ज्यादा अच्छे थे और पूरे एपिसोड की सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया थी। बस इसके सीजीआई ने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया। मतलब एमसीयू के बाकी के प्रोजेक्ट्स के सीजीआई और इस एपिसोड के सीजीआई में जमीन आसमान का फर्क था। बट आई होप कि नेक्स्ट एपिसोड से मार्वल अपने सीजीआई को रेक्टिफाई कर लेगा और हमें अच्छे सीजीआई शॉट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो बस यार, ये थी कुछ डिटेल्स जो मैंने नोटिस करी इस एपिसोड को 0.25x स्पीड पर देखते हुए। अगर मैंने कोई डिटेल मिस कर दी हो तो वो नीचे कमेंट्स में मेंशन कर देना। और क्या तुम जानते हो कि गॉर द गॉड बुचर 3 अलग अलग थॉर से एक साथ लड़ चुका है? अगर नहीं जानते और गॉर के कैरेक्टर से रिलेटेड ऐसे ऑसम फैक्ट्स जानना चाहते हो तो ऊपर वाली वीडियो देखो। और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के मेन विलन का पता लगाना चाहते हो तो नीचे वाली। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जहां मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स बताता रहता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।
टिल द टाइम, ट्राई बीइंग अ सुपर फैन।